the case studies can also have certain smaller questions like 6 marks, 8 marks on micro and macro side. Okay, so there's no limitation. उसके अंदर डिफरेंट चीजें टेस्ट हो जाती हैं. सो यो अगर हम ये बोलें कि चलो माइक्रो के अंदर हम 3 नैरो डाउन कर लेते हैं, मैक्रो में 3 नैरो डाउन कर लेते हैं, 6 टॉपिक्स इन टोटल, तो usually those six will sort of like should cover the case study aspects also. ठीक है, लेकिन case study में examiner have the freedom to test a lot more smaller things as well. जहां तक बात है केस स्टडीज की कि क्या केस स्टडीज आ चुकी हैं अभी तक, तो इफ यू टेक अ लुक एट इट, ये हमारे पास जो डेटा तुम सामने देख रहे हो, तो लेट मी जस्ट वॉक यू थ्रू इट. These are basically our variants. Okay. So far, 2022 में obviously the structure was the old one. 2023 onwards जो है वो structure के अंदर changes आए हैं. तो if we look at sort of जो अक्टूबर अभी लास्ट आया है, उसके अंदर allocative efficiency and the government policies, ठीक है, ये थोड़ा सा मार्केट फेलियर और मार्केट एफिशिएंसी दोनों को टेस्ट करता है. लेबर मार्केट्स पूरा 2025 के अंदर जून एंड अक्टूबर के अंदर लेबर मार्केट आ चुकी हैं. तो लेबर मार्केट में आई वुड नॉट से कि लेबर मार्केट आ सकता है. एटलीस्ट वो जो वेज डिफरेंशियल्स की बात आती है और परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट में वेजेस कैसे आती हैं, आई थिंक दैट हैज बीन डन. लेबर मार्केट के अंदर दो चीजें जो आ सकती हैं in my opinion, agar labor market pe, if they do give it again, one is the trade union and how trade union can affect the wage rates and employment. इसका मैं एक question आज कराऊंगा. And similarly, national minimum wage and how that can affect similar thing. Almost काफी हद तक दोनों similar हैं in terms of the question structure. ठीक है, सो वो मैं दो चीजें करा दूंगा. लेबर मार्केट के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है जो अभी तक तुम्हारे वेरिएंट में नहीं आई है, लेकिन आई थिंक नेशनल मिनिमम वेज दूसरे वेरिएंट में मिक्स होके आया है. दैट वाज नेशनल मिनिमम वेज एंड मोनोप्सिनी का क्वेश्चन मिला के आया था. दैट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन बाय द वे. आई हैव डन इट ऑन द यूट्यूब कोर्स का जो मैंने एसेज अपलोड किए थे. ठीक है. um, if you want to skip labor market, you can, but again, on the other side, you know, दूसरा क्वेश्चन अगर तुमको अच्छा नहीं आया तो फिर क्या करोगे. बट मेरे ख्याल में लेबर मार्केट मेरे टॉप ऑफ द लिस्ट के अंदर नहीं है. तो जो उसके दो मैं तुमको बता रहा हूँ जो करके जा सकते हो, वो तुम करके चले जाओ. दो ऐसे. ठीक है. फिर उसके बाद तो लेबर मार्केट हमारे लास्ट ईयर आ चुका है. उससे पहले लेबर मार्केट नहीं आया था, तो लास्ट ईयर इट वाज अ गुड गेस टू मेक. ठीक है. मार्केट फेलियर जून में आ चुका है. एक्सटर्नैलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, एक्चुअली दे लव द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वाली बात. मार्केट फेलियर और उसकी गवर्नमेंट इंटरवेंशन जून में आ चुका है. तो 2023 के जून में आया है, 2024 के जून में आया है, और फिर 2025 के अक्टूबर में भी आया है. सो अक्टूबर के अंदर इट हैजंट कम पूरी तरीके से, थोड़ा सा एलोकेटिव एफिशिएंसी के साइड से आया था. तो विच मीन्स कि इट डिड नॉट कम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ those merit goods and demerit goods के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये थोड़ा सा वो मोनोपोली के अंदर हम एलोकेटिव और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और उसकी जो बात करते हैं, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आया था मार्केट स्ट्रक्चर्स के. I've dealt plenty of essays in this context also. You can take a look at those ones also. Again, for last 1 month and some time, I've been saying, please focus on those essays. कैसे लिखने हैं, मैं पूरे पूरे essays dictate किए थे in that course playlist. If you haven't done that, I would still recommend you to go over it if you still have difficulty कि किस तरीके से लिखते हैं.
इन डिफरेंस के अंदर आई विल डील विद सम एसेट्स टुडे कि कौन से आ चुके हैं और कौन सी दूसरी ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज बन सक तरीके बन सकते हैं। इफ यूर आस्किंग कौन सी प्लेलिस्ट, मैं ग्रुप के ऊपर जाओ और जाके देख लो, इट सेज कोर्स समथिंग, कोर्स प्लेलिस्ट और समथिंग ए टू बी, तो प्लीज जाके देख लो उसके अंदर। आई हैव डन फॉर माइक्रो, आई हैव डन फॉर मैक्रो, मेनी मेनी आवर्स ऑफ ऐसे राइटिंग्स ऑफ दैट। ठीक हो गया, ऑलराइट, मूविंग ऑन। फिर उसके बाद तो मार्केट फेलियर इज दैट। इंडिफरेंस कर्व को अगर हम देखें तो इंडिफरेंस कर्व हमारे वेरिएंट के अंदर लास्ट आया है अक्टूबर के अंदर, वो भी 2023 के, तो इट इज ड्यू। ओके, अक्टूबर 24 के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी एंड द डिमांड कर्व आया था। तो जस्ट टू रिमाइंड यू, इंडिफरेंस कर्व तो हमारा वो पूरा बजट लाइन और वो होता है। एमयू थ्योरी के अंदर हमारी इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। तो आज मैं तुमको एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूं जो इसका और इसका ब्लेंड भी बन सकता है और इंडिविजुअली भी क्या हो सकता है। आई वुड bet less on the marginal utility theory, more on the indifference curve. आई होप कि वो भी तुमने अच्छे से थ्योरीज वगैरह बहुत की हुई है एंड यू आर एक्सपर्ट इन इट, बिकॉज हम काफी ज्यादा टाइम से इनको करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एंड सो एक मार्केट फेलियर हो गया, एक इंडिफरेंस कर्व हो गया, और एक जो हमारे पास नहीं आया है, इवन दो अगर हम बात करें कि कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स पे, तो जून के अंदर आया है मार्केट स्ट्रक्चर्स, लास्ट जून के अंदर आया है मार्केट स्ट्रक्चर्स, फिर अक्टूबर भी 23 के अंदर भी आ चुका है, जून 23 में भी आ चुका है। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर इज वन ऑफ दोस टॉपिक्स यू कांट लीव इन। वो या तो केस स्टडी में आ सकता है, तो वहां फंस जाओगे तुम। बस माइक्रो का अगर केस स्टडी बनता है तो वो यूजुअली यूजुअली मार्केट स्ट्रक्चर्स के ऊपर हिस्टोरिकली तो बहुत ही ज्यादा आता था। अगर हम यहाँ पर देखें तो जून 24 के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर्स पे नहीं है, लेकिन लेबर मार्केट, अक्टूबर के अंदर लेबर मार्केट, ठीक है, इनके ऊपर बन चुका है। दिस वाज परचेजिंग पावर पैरिटी, ज्यादा मैक्रो के ऊपर है, दिस इज ऑल मैक्रो। एक्सटर्नैलिटीज, केस स्टडी में एक्सटर्नैलिटीज बहुत दफा आ जाता है, तो इसीलिए हम एक्सटर्नैलिटीज को भी छोड़ के जा ही नहीं सकते, बिकॉज केस स्टडी के अंदर दे लव द एक्सटर्नैलिटीज। बाय द वे, ये मार्केट स्ट्रक्चर्स और इंटीग्रेशन के ऊपर आ गया है। तो मार्केट स्ट्रक्चर्स इज अगेन वन ऑफ दोज। व्हाट हैज नॉट कम मार्केट स्ट्रक्चर्स में, व्हाट हैज नॉट कम इन योर वेरिएंट, जिसके दूसरे वेरिएंट्स में क्वेश्चन बन चुके हैं, एक ओलिगोपली, उसके ऊपर एक दूसरे वेरिएंट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है ओलिगोपली का। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फॉर सम रीजन दे हैवंट गिवन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का इंडिविजुअली बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन, बिकॉज देयर इज नॉट मच 20 मार्क के लिए, थोड़ी लिमिटेशन हो जाती है। So they will probably go for a blend if they want to. So it can be perfect competition with monopolistic competition. It can be monopoly with monopolistic competition, and it can be oligopoly with monopolistic competition. I think Terry Cooks की जो book है उसके अंदर जो है मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन का बन चुका है। February, why am I not looking at February? The only reason I'm not looking at February is because it's not our variant. और इस बार जो फेब आया है ना, it's a very strange फेब का पेपर. If what has been shared with me is the paper, let me just take let me show you. एक सेकंड दो मुझे। जो फेब के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इकोनॉमिक थ्योरी से थोड़े से हट के ज्यादा हैं, right? So if you take a look at फेब के, तो इसको थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं टू मेक सेंस ऑफ इट ऑल्सो। फेब के अंदर आपका इनइक्वालिटी, बाय द वे इनइक्वालिटी, या इनइक्वालिटी हमारे वेरिएंट्स में इनइक्वालिटी हैज नॉट बीन टेस्टेड। तो मैं एक क्वेश्चन इनइक्वालिटी का भी जस्ट इन केस करा देता हूँ, बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इट 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 कैन बी अ गुड क्वेश्चन टू कम, राइट? तो एक इनइक्वालिटी भी मैं दिखा देता हूँ।
मार्च में केस स्टडी इनइक्वालिटी पे आई है, जिसपे तुम्हारा बहुत बेसिक एडीएएस का क्वेश्चन आया था, आस्किंग आई थिंक रियल आउटपुट, और उसका सिंपल ग्राफिकल था। अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था, और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी जो आर्टिकल में मेंशन हुई थी। आई थिंक इट वाज फिस्कल एंड मॉनेटरी विच वाज मेंशन्ड। लेबर मार्केट के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर पूरा क्वेश्चन आ गया था। राइट, सो लेबर मार्केट पे तो वैसे ही हमारे वेरिएंट्स में 2 दफा तो आ चुका है, तो अगर हम फेब को भी देख लें तो लेबर मार्केट की रेपुटेशन इज हाईली अनलाइकली। मार्केट फेलियर और उसकी जो पॉलिसीज हैं वो तो एवरग्रीन है, तो अगर वो आ भी जाती हैं तो आई विल स्टिल से कि यू नो बनने में बन सकता है। मैक्रो के अंदर जो है वो सेंट्रल बैंक टारगेटिंग इन्फ्लेशन के ऊपर आ गया था, कि इन्फ्लेशन जो है वो टारगेट गवर्नमेंट को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना, सेंट्रल बैंक को टारगेट सेट करने चाहिए, इज इट बेनिफिशियल और नॉट, उस तरह का क्वेश्चन था। और फिर ये बिल्कुल लास्ट यूनिट इंटरनेशनल का ट्रेड और एड किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। तो जहां तक बात है लेबर मार्केट और मार्केट फेलियर पॉलिसी, ये काफी हद तक तो हमारा अक्टूबर के अंदर सिमिलैरिटी आई कैन सी देयर। और उसके बाद थोड़ी बहुत कॉस्ट एक्सटर्नल हमारे जो जून के अंदर आ चुका है, उसके अंदर आई डू सी अ लिटिल एक रेपिटेशन। तो अगेन एक चीज जब रिपीट हो रही है, तो आई आई पर्सनली फील कि वो फिर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बिकॉज इट्स रिपीटिंग टू मेनी टाइम। 42 इज आवर वेरिएंट, लेकिन फरवरी मार्च हमारा रीजन के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर ये एग्जाम होता है। तो ये जो आपका जो बाकी वो होती है, उसके लिए मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट इट्स नॉट आर वेरिएंट के हमारे रीजन के या पाकिस्तान के बच्चे दे रहे हों वो एग्जामिनेशन। आई थिंक ये स्पेसिफिकली इंडिया के लिए है ये। इसकी वजह से आई डोंट गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू मार्च, पर यू नो अगर हम देख लें कि मार्च का, लेट्स सपोज लास्ट ईयर अगर मार्च के अंदर हमारे पास ये आए थे, अम, एक क्या कहते हैं, मोनोप्सनी और नेशनल मिनिमम वेज, ये मार्च के अंदर, लास्ट ईयर मार्च के अंदर आया हुआ है ये पर्टिकुलर। और फिर जून के अंदर जो है वो लेबर मार्केट और मोनोपोलीज के ऊपर आया है। फिर एक मार्च के अंदर ओलिगोपली के ऊपर एक क्वेश्चन बना है। तो फिर जून के अंदर मोनोपोलीज और गवर्नमेंट इंटरवेंशंस हैं। लेकिन ये सीन जो है हम अक्टूबर के अंदर भी फिर देखते हुए आते हैं। इफ यू लुक एट अक्टूबर, अक्टूबर के अंदर भी एक रेपिटेशन जरूर हो रही होती है। इंजेक्शन और उसका मॉडल है, ग्लोबलाइजेशन और करंट अकाउंट के साथ मॉडल है। तो सिमिलैरिटी में आने के अंदर आ भी सकता है, नहीं आने के अंदर नहीं आ सकता। ऑनेस्टली कौन बोल सकता है कि अगर मार्च में कोई चीज बनी है तो क्या बनता है कि नहीं बनता, दैट इज समथिंग आई डोंट नो। बट आई डिड से कि प्लीज लेबर मार्केट के अंदर जरूर आप देखें। तो लेबर मार्केट के अंदर जो नेशनल मिनिमम वेज, वन क्वेश्चन विच आई सेड, एंड ट्रेड यूनियन वाला, सो डू लुक एट इट। तो वो तुम्हारा एक तरीके से मार्च भी कवर हो ही जाएगा। मैक्रो के क्वेश्चंस आई विल डील विद टुमारो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वन। ठीक है, टुडे लेट्स जस्ट focus on micro more. I'm going to try and wind this up in 2 hours, not more. So, because so many questions have already come and teachers have dealt with those, so please, जो मैंने भी past papers किया है, तुम लोगों को भेजा हुआ है, जो मैंने 24 के questions कुछ attempt किए हुए हैं, you can go take a look at those. फिर जो course playlist के अंदर past papers के questions हैं, take a look at those. I think उसके अंदर मैंने काफी हद तक 2025 के टॉपिकली क्वेश्चंस को डील किया हुआ है। तो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ एक एक इंडिविजुअल past papers as such, because they have been dealt with in the playlist that I've shared with you already. So what I will do is, this is what I'll do. I will, what I've done is I've compiled some questions looking at Terry Cook की जो book है हमारी, the red one, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन हैं। और
बैमफर्ड के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं और बैमफर्ड की वर्कबुक के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस हैं। ठीक हो गया? तो वो थोड़े से नए क्वेश्चंस हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस की रेपिटेशन हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई शो यू टेरी कुक का ये हमारे वेरिएंट के अंदर एक्चुअली क्वेश्चन जो आया था ना अभी नवंबर 24 के अंदर, इट डेल्ट विद द मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी एंड डिमांड कर्व से वो किस तरह से कनेक्ट होता है और क्या वो एक रिलायबल थ्योरी है कि नहीं है। ठीक है, तो वो वाला जो क्वेश्चन है वो ये है, assess the extent to which the law of diminishing marginal utility provides an explanation of the normal downward sloping demand curve. ठीक है, you can go and you can take a look at my past paper series. उसके अंदर October 24 variant 42 please खोलो, that's the year I've solved. And if you want a detailed essay, तुम वहां जाके देख लो, मैं तुमको एक ओवरव्यू फिर भी दे देता हूं। ठीक है, बिकॉज आई हैव डेल्ट विद दीज एसेज, सो प्लीज लेट्स नॉट डू फजूल रेपिटिशन। Macro, I will deal with you a little later. So please, if you have any questions on the macro side, I can't answer you those right now. All right. So I'll share this questions की list with you also. एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं होंगी लेकिन मतलब काफी मिलता जुलता होगा। ठीक है, so let me deal with this one. Again, when you're dealing with a 20 marker question, by now I am assuming that you are very well versed in how the essay needs to be written, but I'll still give you a little reminder. A 20 mark essay is broken down into 14 and a 6 mark evaluation. We should be very friendly with the 6 mark evaluation side. It's very different from our AS examination. उसमें हमने बात की थी किस तरीके से assessment objective 1 and assessment objective 2 is combined, and that's taken a look at in, let's take a look at in the levels ke andar you can get up to 1 to 5. None of you should get 1 to 5 because we've had this discussion way too many times how to write these essays. या तो level 2 के अंदर I hope all of you should qualify for a level 3 where your answer should be between 11 to 14 marks. Worst case you should be somewhere around level 3 का 11 mark. Lekin I know many of you will be at level 2 9 to 10 mark because you will forget something or the other, because सारा level 3 पे जाने की गेम ये है that you should have answered every bit of the question. ठीक है, फिर उसके बाद जो 6 markers है वो हमारा काउंटर आर्ग्यूमेंट है बेसिकली, जिसको हम इवेल्युएशन कहते हैं। वो भी लेवल 1 और लेवल 2 में टेस्ट होता है। यू कैन गेट अप टू 1 to 3 marks or you can get 4 to 6 marks. If we talk in terms of percentages, 6 marks out of a percentage of 20 is a reasonable time frame that you should give. It should not be that you are giving like a 5 minute to your evaluation. Your evaluation should be somewhere around 15 minutes, at least 15 minutes, because you have about 40 minutes to answer this particular question. तो फिर 6 marks एक reasonable percentage हो जाती है। But what we've noticed is कि बच्चे knowledge and understanding में इतना ज्यादा गुम हो जाते हैं कि वो analysis ही भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर level 2 10 से ऊपर जा नहीं पाता है, right? So we want to make sure कि we give enough discussion which is relevant to the analysis. So let's come to this question.
Law of diminishing marginal utility. So your neurons should, start making the connections, and you should remember कि book के अंदर क्या क्या चीजें थी यूटिलिटी को लेके, मार्जिनल यूटिलिटी को लेके, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को लेके, and maybe like expanded to the law of diminishing. Quite a lot of things here, right? So I can see easy 4 to 5 marks that you can gain, right? Which you can gain simply by defining these terminologies and giving some nice clean diagrams. So सबसे पहले आपने क्या किया, आपने जो है मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी का एक अच्छा सा इंट्रो दिया, ठीक है, what it does and what maybe the assumptions are there. Assumptions sort of helps you tying up with your evaluation, but it's a good start. Like utility, according to the cardinals, utility can be measured in terms of utils, right? So a lot of economists feel कि हम इसको एक numerical value दे सकते हैं and it can be measured. Okay? फिर आपने utils को, utility को define किया. It's the satisfaction or the happiness you get. फिर आपने marginal utility को define किया, right? Which is what? The happiness you get from consumption of one extra unit. यहां पर मैं क्या करूंगा कि साथ साथ एक टोटल यूटिलिटी को भी डाल दूंगा, just so that कि मेरी marginal utility theory की explanation with a small diagram where मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि क्वांटिटी और मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी सॉर्ट ऑफ, अगर मैं एक ही डायग्राम में दोनों को प्लॉट करूं तो सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरीके से लगता है. Again, I'm assuming that you are very well versed in this concept as well. Separate diagrams banana chahte ho, be my guest, but don't spend way too much time, क्योंकि eventually ये वाला curve जो है ना, ये आपके demand curve, which is the next part of the question, ये MU का जो idea है वो eventually वहां जाएगा. और फिर साथ ही में this will help you tie up to the whole concept of law of diminishing marginal utility and the explanation that it states that as a consumer consumes more of the same good in a given time period, the happiness from each additional unit starts to fall down, right? So we have a very clear understanding of what that is all about. अब इस क्वेश्चन में बात यह आती है कि क्या हम इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे कि नहीं. मेरी नजर के अंदर जहां आप मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी को डिस्कस करते हैं, वहां आई फील दैट इट इज इसेंशियल कि हम इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल को भी जरूर डिस्कस करें, राइट? वो क्या है इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल? तो अगर मैं बैम्फर्ड से, अगर आपको एक सिर्फ एक, अगेन आई विल यूज बैम्फर्ड एज माय सोर्स ओवर एंड ओवर अगेन, बिकॉज बैम्फर्ड की ब्यूटी ये है कि बैम्फर्ड के अंदर जिस तरीके से ये लोग टॉपिक्स ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना, काफी हद तक आपके जो क्वेश्चंस हैं वो उस पैराग्राफिंग के हिसाब से आ रही है. लाइक फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंट के अंदर एक क्वेश्चन आया था प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के ऊपर. वो भी मैं आगे दिखाऊंगा तुमको. और वो क्वेश्चंस और बैम्फर्ड के क्वेश्चन में पास पेपर की और उसमें बड़ी सिमिलैरिटी थी. और जब आप उस प्राइवेटाइजेशन के यूनिट को देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक बड़ी कंसिस्टेंसी से वो राइटअप हुआ था. उसी तरह से हमने, अगर जैसे हम मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़ाते हैं तो इफ यू रिमेंबर, हम जब ओलिगोपोली पढ़ाते हैं तो किस तरीके से एक ओलिगोपोली के चैप्टर के अंदर हम कार्टेलिंग भी पढ़ाते हैं, हम प्राइस लीडरशिप मॉडल भी पढ़ाते हैं और हम बेसिक कार्टेलिंग का भी एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं. लेकिन बैम्फर्ड के अंदर क्या आ गया, बैम्फर्ड ने एक क्वेश्चन अभी, सॉरी, जो केस एक एक क्वेश्चन आया जिसके अंदर उन्होंने कहा, यू माइट हैव डन दैट, बैरियर्स टू एंट्री के ऊपर एक क्वेश्चन आया मार्केट स्ट्रक्चर में, हमारे वेरिएंट में नहीं दूसरे वेरिएंट में.
अब अगर आप बैमफर्ड को देखते हैं तो बैमफर्ड ने क्या किया है कि बड़ा स्पेसिफिकली एक पूरा बैरियर्स टू एंट्री के ऊपर एक पूरा यूनिट लगाया हुआ है और उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को किया है। हम यूजुअली थ्योरी में कैसे पढ़ाते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इसमें बैरियर की क्या सीन है, मोनोपोली, इसमें क्या बैरियर, हम इंडिविजुअली पढ़ाते हैं। बट बैमफर्ड ने उसको एक साथ कलेक्शन किया है, एग्जामिनेशन ने उसको एग्जैक्टली उसी तरह से उठा के दे दिया। राइट, तो उसी तरह से अगर हम, जैसे मैं कह रहा था ओलिगोपली के बारे में, तो ओलिगोपली के अंदर हमने कैसे पढ़ा है कि ओलिगोपली के अंदर हर एलिमेंट एक साथ पढ़ाया है। लेकिन आप बैमफर्ड को देखते हैं तो उसमें उसने प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर ओलिगोपली का एक हिस्सा अलग लिया हुआ है जिसमें प्राइस लीडरशिप मॉडल आ जाता है। फर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर उन्होंने कार्टेलिंग का मॉडल को फिक्स किया हुआ है और गेम थ्योरी को डाला हुआ है। यू अंडरस्टैंड? तो उसका मुझे स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा पसंद है। एंड ऑनेस्टली नेक्स्ट ईयर आई विल एक्चुअली मेक माई नोट्स जो ज्यादा डैमफर्ड के इस तरह से स्ट्रक्चर्स को लेके चलेगा, बिकॉज ऐसे थोड़ा ज्यादा उस तरह से आ जाता है। बट एनी हाउ, तो इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल को consumer maximizes their utility when their marginal valuation of each product consumed is the same. I personally don't like this definition. थोड़ा सा इसको पर डॉलर या एक्सपेंडिचर का वर्ड जरूर यूज करना चाहिए था कि the satisfaction that you're getting for per dollar expenditure on one good should be equals to the per dollar expenditure on the other good। और फिर आप फॉर्मूला दे दें एम यू ए डिवाइड बाय प्राइस ऑफ ए इक्वल्स टू एम यू बी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बी। जहां ये इक्वल हो जाएगा वहां पर आपका इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल अचीव हो जाता है। अगेन, जब हम इसके डिस्कशन पे जाते हैं, जस्ट बिफोर इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल के डिस्कशन पे जाने से पहले हमने एक आइडिया ये डिस्कस करते हैं। आई होप कि तुम्हारे पास वो तुमने थ्योरीज हमारी देखी हुई हो। एक हमने सिंगल इक्विलिब्रियम का डिस्कशन किया था जिसमें हमने एक बात की थी कि देखें जी, यू नो हाउ इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल सेज कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व होता है वो इस तरीके से होता है यूटिल्स के अंदर। फिर हम प्राइस को जो है निकालते हैं कि उस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस क्या है, लेकिन हमने उन दोनों चीजों को यूटिल्स में कन्वर्ट किया था विद द आइडिया कि प्राइस को यूटिल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने कहा था जी $2 इज इक्वल्स टू लेट्स से 4 यूटिल्स, राइट, या $1 इज इक्वल्स टू, obviously based on this, is equals to 2 utils, which meant what? Every time you consume a product which is worth $1 will give you 2 utils ki happiness. That was our conversion, and that is one of our limitations of the MU theory also. But the key idea was कि जहां पर भी marginal utility is equals to the price, that is the quantity consumer consumes, क्योंकि वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, इफ यू कंज्यूम एनीथिंग लेस देन दैट, द हैप्पीनेस यू आर गेटिंग इज मोर देन द प्राइस यू आर पेइंग इन न्यूट्रल्स टर्म्स, सो कंज्यूमर विल ऑलवेज कंज्यूम मोर। बट अगर आप इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं that the happiness you're getting is less than the price you're paying, the consumer will consume less. इसको इस तरीके से देख लो, just to give you an example, Mr. Burger, I love Mr. Burger, right? For you, it can be some other burgers. But a given time period, में the more of a product you consume, what happens? Your happiness starts to fall down each and every week or each and every day if you consume the same product. Example क्या है? Yeah, let's go eat Mr. Burger for dinner. But one friend says कि भाई I just had it for lunch, I can't go. Right? दो लोग हैं, दोनों की happiness का status different है, but what is happening is both are paying the same price, right? तो दोनों compare कर रहे हैं my happiness versus the price I'm paying. मैंने दोपहर में नहीं खाया था, I'm placing a high value in it, I want to consume. The other friend who has consumed more, he's placing a lower value and the price is higher. He wants to consume less of it. So therefore, this is how हम discussion करते हैं MU. So this is something that needs to be discussed. Okay.
इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के अंदर, which will eventually help us explain कि किस तरीके से हम इसका डिमांड कर्व कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड ऑब्वियसली MU इज बिहाइंड दैट। मैं यूजली इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल को डिस्कशन में लेके जाता हूं, एंड आई एम श्योर दैट यू हैव डन दिस plenty of times, but the discussion was something like this: how the demand curve is set. Imagine if the price of product A has fallen down, तो ये आपका disequilibrium create हो गया है. You're getting a higher happiness on one side from good A than good B. So therefore you say that if the price has fallen down, I want to consume more of good A, and therefore it makes perfect sense कि ये demand curve की एक legit discussion है. Please, हमने again इन yearly essays के अंदर इनकी limitations को discuss किया है. बैमफर्ड ने भी बहुत ही अफसोसनाक तरीके से इनको explain किया है कुछ 11 लाइनों के अंदर. Let me just read over that, and if you can build up something on that, थोड़ा सा I hope कि तुम एक दफा जाके ये जो मैंने रेफरेंस दिया है तुम इसको जरूर जाके देखना, और उसके अंदर या इसकी मार्किंग स्कीम ही सिर्फ खोल के देख लेना और जॉट डाउन कर लेना कि मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या है. ब्रैमफर्ड आई थिंक केस स्टडी के अंदर उसमें सॉरी मार्किंग स्कीम में काफी बेहतर इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, बट ब्रैमफर्ड ने जो पॉइंट दिए वो ये है कि marginal utility theory assumes that consumers are capable of putting their wants in rank order and assign a value to the satisfaction gained. ये अच्छी है कि जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ये अजम्पशन की थी कि कार्डिनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ यूटर्स, ये ऑर्डिनल के साथ एक्चुअली इंडिफरेंस कर्व वालों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि कार्डिनल्स जो है वो रैंक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑन द वैल्यू, लेकिन हमें ये पता है कि जो ऑर्डिनल्स है इंडिफरेंस कर्व वो वैल्यू तो नहीं देते हैं लेकिन वो प्रेफरेंस की रैंकिंग जरूर कर सकते हैं. ठीक है, तो पहला अच्छा पॉइंट है. This is a major assumption to make, they're saying. The law of diminishing marginal utility further assumes that consumers act and behave in a rational way. ये तो हमारे पास दोनों के अंदर तुम लिख सकते हो, आईसी में भी कर सकते हो, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में भी, और इसके अंदर भी तुम लिख सकते हो कि कंज्यूमर्स जो हैं वो बड़े रैशनल हैं. प्लीज इनके साथ एग्जांपल्स दिया करो ताकि तुम इनको थोड़ा सा थोड़ा सा ज्यादा इसको डिटेल के अंदर देख लो. ठीक है. Yasir, we've had this discussion before. What you're talking about, the March, May, and all that. मार्किंग स्कीम के साथ जो मेनी ऑफ यू हैव प्रॉब्लम इज कि मार्किंग स्कीम में बहुत ज्यादा नहीं लिखा होता, तो प्लीज दैट्स वेयर the lectures come into play. That's where the elaboration and the explanation about these have been dealt with. And at the same time, या चैट जीपीटी यूज करो, चैट जीपीटी को बोलो कि ये भाई इवैल्यूएशन लिखी है, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करो विद एग्जांपल्स. इट्स अमेजिंग टूल. ऑनेस्टली दैट्स व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट पेपर्स के अंदर. जो यही क्वेश्चन तुम देखोगे, मैं इसका एक पूरा रिटर्न भी तुमको दिखाऊंगा जो उसमें मैंने रिटर्न शो किया हुआ है. आई हैव programmed basically my chat GPT has understood what I want from my essays and all. तो जब मैं मार्किंग स्कीम देता हूँ तो वो उसको elaborated और अच्छे तरीके से ही शो करता है. तो go take a look at those, right? But anyhow, तो ये दो हो गई तुम्हारे पास. There is another major assumption. Empirical or real world evidence consistently shows that there are other factors apart from utility that determines what we purchase. To understand the behavioral factors involved requires being aware of what um, people are thinking to determine and then model these psychological influences. Basically, what this is talking about is
दैट होल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड द नच थ्योरी का कॉन्सेप्ट, राइट। वो बेसिकली बुक के अंदर जो है ना, इन्होंने मार्केट स्ट्रक्चर्स के साथ नच थ्योरी और उसको कहा है। तो आप वहां जाके जो है वो नच थ्योरी और उसको देख सकते हो। क्या है, अभी मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ जिसके अंदर नज थ्योरी और उसको भी उन्होंने एक ब्लेंडेड क्वेश्चन शो कर दिया। आई शो यू दैट क्वेश्चन अभी, लेट मी जस्ट मूव ऑन। ओके जी, सो यहाँ पे अच्छे इन्होंने एक, दो, तीन, एक अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर आप उसको इलेबोरेट करते हैं तो वर्स्ट केस यू शुड क्वालिफाई वैल्यूएशन के 4 मार्क, ठीक है। बट देर इज मोर यू कैन राइट। मोर के अंदर हमने डिस्कशन किया है ऑन कि जो हम मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी के अंदर जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, हमें पता है रियलिटी के अंदर uh, ये जो आइडिया है ना कि $1 2 यूटिल्स देता है, रियलिटी के अंदर दैट डजंट होल्ड ट्रू, राइट। सारे वो जो हमारा डिस्कशन है, इनफैक्ट आपका जो ये नच थ्योरी का कॉन्सेप्ट है और ये जो पीयर प्रेशर और एडवर्टाइजिंग और इन सब का एलिमेंट है, ये अच्छा डिस्कशन है टू मेक बाय द वे। ठीक है, सो लेट मी मूव ऑन प्लीज। फिर एक नीचे क्वेश्चन आया है, ये अभी तक किसी उसमें नहीं आया है ईयर के अंदर, बट इट्स वेरी सिमिलर टू ऊपर वाला, लेकिन इसमें इन लोगों ने डायरेक्टली टारगेट किया असेस वेदर द इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल हैज एनी रेलेवेंस इन डिटर्मिनिंग हाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ये ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है। ऑनेस्टली सिर्फ और सिर्फ यहाँ इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल का वर्ड आने का ये मतलब नहीं है कि आप ये डिस्कशन नहीं करेंगे। The entire discussion needs to be there. The only thing is कि क्या वो डिमांड कर्व से तुमने लिंक करना है कि नहीं करना। That you don't need to do it honestly. लेकिन बाकी जितनी चीजें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं, आपने उसको यहाँ डिस्कस करना है, जिसमें आपका यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी की अजम्पशंस क्या होती हैं, एमयू का क्या मतलब है, टीयू एमयू क्या है, डायग्राम्स क्या है, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल किस तरीके से बैलेंस ऑफ होता है, राइट। तो ये सारा डिस्कशन प्रिटी मच जो ऊपर का ऐसे है, ये उसी का ही डिस्कशन है। हो सकता है इसका अगेन मार्किंग स्कीम नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमने बैम्फर्ड में से उठाए हुए हैं, तो वी डोंट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वन। लेकिन इसके अंदर अगर आप थोड़ा बहुत डिमांड कर्व के डिस्कशन को भी लेके आना चाहते हैं तो यू कैन ब्रिंग इन, बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल का जो, सॉरी, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल के अंदर जो तुम्हारा बैलेंस बनता है ना, कि इस प्राइस के ऊपर जो हैप्पीनेस है गुड ए की, उसकी दूसरे की प्राइस के ऊपर जो हैप्पीनेस है, वो दोनों मैच कर रहे हैं, तो वो दोनों जो पॉइंट्स होते हैं गुड ए और गुड बी के, वो जाके डिमांड कर्व के ऊपर जाते हैं। तो हमें ये बात पता है कि जब आप डिमांड कर्व बनाते हैं ना, जब आप डिमांड कर्व बनाते हैं प्राइस और क्वांटिटी के साथ, तो ये वाला जो पॉइंट था ना जहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैच कर रहा था आपका P इक्वल्स टू MU, वो एग्जैक्टली वो मैच कर रहा है इधर, कि इस प्राइस ऑफ ए के ऊपर ये जो क्वांटिटी आई हुई है ऑफ ए, वो एग्जैक्टली यहाँ पे मैच हो रहा है कि जो प्राइस ऑफ ए है और जो क्वांटिटी ऑफ ए है वो मैच हो रहा है। फिर उसके बाद जब आप प्राइस को गिराते हैं लेट्स से, और अब हमारा देखें, अगर आप नोटिस करें कि जब प्राइस गिरी और PA1 के ऊपर आ गई, तो क्वांटिटी बढ़ गई बेस्ड ऑन द इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल टू QA1। तो ये जो क्वांटिटी है ये इक्विलिब्रियम की बेसिस पे ही आई है कि MUA इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ ए, द न्यू प्राइस ऑफ ए। तो प्लीज, नज थ्योरी के अंदर मार्केटिंग कैंपेन आ सकती है। यूजुअली जब हम बात करते हैं नज थ्योरी की, ये मार्केट स्ट्रक्चर्स में इसलिए लिया हुआ है क्योंकि फर्म्स बेसिकली कंज्यूमर्स को और उनके बिहेवियर को मैनिपुलेट करके कंजम्पशन बढ़ाने के अंदर कोशिश करते हैं। तो वॉट एवर causes the consumers to buy more, तो वो उसके अंदर मार्केटिंग कैंपेन कैन बी वन टाइप। प्रोडक्ट को
उस तरह से एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ट्वीक कर देना, दैट इज ऑल्सो नज थ्योरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो नज थ्योरी के अंदर बेसिकली जस्ट ये आइडिया कि आप कंज्यूमर को एक छोटा सा जो है एक बेसिकली उनको एक पुश करते हो, ठीक है, टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। तो उसके अंदर आप मार्केटिंग के थ्रू ऑब्वियसली आप करते हो, बिल्कुल करते हो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ मार्केटिंग विच द गवर्नमेंट डज। ये नच थ्योरी का तो डिस्कशन हम उधर भी करते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से एक्सटर्नैलिटीज के अंदर इसको यूज कर सकती हैं टू मेक एन इम्पैक्ट। एनी हाउ, मूविंग ऑन प्लीज, वी स्पेंड वे टू मच टाइम। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन जो है बिहेवियरल के ऊपर, जो टेरी कुक ने एक क्वेश्चन को डील किया हुआ है जिसके अंदर ये एक आ गया है, assess the extent to which insight from behavioral economics provides a more realistic explanation of actual consumer behavior and decision making than that by the traditional economic theory। अब जब ये बात करते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी की, तो बेसिकली ये जितनी भी, जब भी हमने, अच्छा ये इकोनॉमिक थ्योरी का टर्म कोई यहाँ इस चैप्टर के लिए नहीं है, ये पूरे के पूरे आपके इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम माइक्रो और मैक्रो के अंदर कभी भी कोई चैप्टर का कोई भी एलिमेंट पढ़ते हैं जिसमें हम ग्राफ्स और नंबर्स और assumptions एंड लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं, वो सब इकोनॉमिक थ्योरी है। वेदर ये लेबर मार्केट में एमआरपी थ्योरी है विद मोनोप्सिनी और उसके डायग्राम्स, वेदर यहाँ पे एमयू थ्योरी हो गई, इंडिफरेंस हो गया, वेदर ये आपके परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली हो गया, ये सब इकोनॉमिक थ्योरी है। तो जब हम यहाँ इकोनॉमिक थ्योरी की बात कर रहे हैं तो we're टॉकिंग अबाउट द मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, एंड इसके अंदर जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन के अंदर यू हैव टू सजेस्ट सम ऑफ द के मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व की जो थ्योरी है वो कंज्यूमर बिहेवियर को किस तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग को यूज करते हुए, या किस तरीके से आपको डिमांड कर्व की डेरिवेशन के अंदर हेल्प करती है और स्टैब्लिश करती है कि जब प्राइस कम होती है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं और प्राइस ज्यादा होती है तो लोग कम खरीदते हैं, stuff like that, which eventually your consumer economic theory eventually comes down to। लेकिन अगेन रिमेंबर, वो तो तुम्हारा इवेल्युएटिव वाला पार्ट है बाय द वे, क्योंकि मेन क्वेश्चन इज अबाउट कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स किस तरीके से आपकी इस नज थ्योरी के डिस्कशन को बात करती है। तो अगेन आई टेक अ लुक एट Bamford and have a discussion with you based on Bamford here। बैम्फर्ड ने इसके अंदर, बाय द वे अगर मैं चैप्टर तुमको बता दूं, तो बैम्फर्ड के अंदर पेज 403 यूनिट 8 के अंदर, विच इज गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के अंदर इसको लिया हुआ है, एंड दे टॉक्ड अबाउट द होल बिहेवियरल इनसाइट एंड द नज थ्योरी। इट्स मोस्टली डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज को सॉल्व करने के अंदर, राइट। तो हम क्या करेंगे कि we're just gonna pick one element of it where we're talking about कि किस तरीके से, by definition nudge theory says that influencing choice by nudging individuals towards making more effective decision। अब ये इफेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है, यही द होल, जब अगर आप कहते हैं कि व्हाट इनसाइट्स फ्रॉम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, तो वे टॉकिंग अबाउट, इधर से मैं अगर आपको इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊं, बिकॉज नथिंग कैन कम अदर देन व्हाट बैम्फर्ड इज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट, और मे बी टेरी कुक्स, काफी हद तक सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर। तो इसके अंदर व्हाट आर द इनसाइट्स दैट वी हैव। पहली बात कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के अंदर व्हाट वी नो इज कि द होल इकोनॉमिक थ्योरी बेसिक जो होती है तुम्हारी, वो assumptions के ऊपर, और अंडर सर्टन assumptions लाइक कंज्यूमर रैशनल है, कंसिस्टेंट है,
और सिमिलर डिस्कशन लेता है, वो पीयर प्रेशर में नहीं आता, वो सिमिलर डिस्कशन लेता है, वो पीयर प्रेशर में नहीं आता, वो किसी किस्म की इधर उधर एडवर्टाइजमेंट में नहीं आता, वो हमेशा एक कंसिस्टेंट डिसीजन करेगा, राइट? बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहता है कि भाई ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है, इंडिविजुअल्स जो है वो मार्केटिंग से, पीयर प्रेशर से, ठीक है, लोगों के बिहेवियर से, और एक आउटसाइड इन्वायरमेंट से अफेक्ट होता है, और उसका इम्पैक्ट फिर परचेजिंग पे इम्पैक्ट आता है। समथिंग एज सिंपल एज एन इंडिविजुअल जो इन आइसोलेशन देख रहा होता, तो हमारा डिस्कशन क्या होता कि भाई इफ प्राइस फॉल्स डाउन, पीपल पीपल विल बाय मोर मस्कीटो स्प्रेज, प्राइस गोज अप, पीपल विल बाय लेस ऑफ इट, ठीक है जी। फिर ये तो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्सेप्ट हो गया, इकोनॉमिक थ्योरी, प्राइस हाउ इट विल अफेक्ट द कंज्यूमर्स डिमांड। फिर दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि किस तरीके से citrus paribus, if people's income rise, will they buy more mosquito sprays? तो वहां पे नॉर्मल इंफीरियर का डिस्कशन हो सकता है, बट वहां हम एडवर्टीजमेंट को जरूर डिस्कशन में लेकर आते हैं, बाय द वे, कि इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर कुछ बिहेवियरल आइडियाज हैं जो इंटीग्रेट होते हैं। किस तरह से? जैसे अभी मैंने कहा कि अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी, बिल्कुल सच बात है। तो इकोनॉमिक थ्योरी भी तो यही कह रही थी कि आपकी एक्सपेक्टेशन ऑन द बेनिफिट ऑफ दैट गुड इंक्रीजेस। लाइक फॉर एग्जांपल, जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू एडवर्टीजमेंट? कॉम्प्लेक्स आइडिया है, प्लीज समझो, इस पे पहले तो ऐसे आते थे। क्या ये जो एमयू का कर्व है, क्या ये शिफ्ट हो सकता है? कैन दिस एमयू कर्व शिफ्ट because of advertisement? And I'm saying the marginal utility theory says कि अगर ये क्वांटिटी लोग खरीद रहे थे and this is the price or the utility they were placing on it, क्या लोग सेम क्वांटिटी के लिए हाई प्राइस देने को तैयार हैं कि नहीं है? दैट्स व्हाट एमयू थ्योरी का इंक्रीज मींस, एंड दैट्स व्हाट द न्यू डिमांड कर्व इज आल्सो सजेस्टिंग। तो आई एम सेइंग कि अगर लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि डेंगी जो है वो जानलेवा है, एंड पीपल कैन डाई इफ यू डोंट यूज डेंगी, एंड नाउ सर्टेन वेदर, डेंगी का वेदर आ रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, और वो एड्स देना शुरू कर देते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट बताती है कि ठीक है जी डेंगी हो सकता है, बट देन मोर्टीन एंड ऑल दीज किंगस्टन एंड ऑल ऑफ दीज, व्हाट दे डू इज डेंगी को यूज करते हैं और फिर मैसिव एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उससे होता क्या है? उससे एमयू के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द सेम क्वांटिटी पीपल नाउ एक्सपेक्ट कि यार यू नो व्हाट, डेंगी के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, तो हमें जो है ये खरीदना चाहिए। लोगों की परसीव्ड वैल्यू ऊपर चली जाती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, तो एक्सपेक्टेशंस ऊपर जंप कर जाती हैं। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि वो जो प्राइस थी वो तो वही है, ठीक, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, तो नाउ पीपल वांट टू बाय मोर ऑफ दैट, और फिर हम सब जाके जो है शेल्फों पे से ये उठाना शुरू कर देते हैं, और फिर जब हम डिमांड सप्लाई को देखते हैं तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं उसकी। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने तुमको ये समझाया कि यस देयर इज अ कनेक्शन, दैट इकोनॉमिक थ्योरी और बिहेवियरल में कुछ सिमिलैरिटीज जरूर हैं, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है is the assumption that जो आपकी जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो अस्यूम करती है कि लोग रैशनल हैं और वो कंसिस्टेंटली डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेकिन हमें पता है कि रियलिटी के अंदर लोग गलत एडवर्टिजमेंट, ये जो वायरल होना, ये जो पीयर प्रेशर होना, ये जो हमने देखा है, जैसे हर कोई क्रिप्टो खरीद रहा है तो मुझे भी खरीदना है, हर कोई अगर रियल एस्टेट खरीद रहा है तो मुझे भी रियल एस्टेट खरीदना है, हर कोई ये स्टॉक खरीद रहा है तो मुझे भी ये स्टॉक खरीदना है। तो व्हाट वी हैव सीन इज, sometimes what happens is even if the price of a product goes up, people's demand for it goes up। ये क्यों होता है? Because
people are perceiving a higher marginal utility on that. तो यहाँ पे जब हम नज थ्योरी की बात करते हैं, एंड प्लीज पेज नंबर 403 जरूर रीड कर लेना बैम्फर्ड में. इट टॉक्स अबाउट द बेसिस ऑफ नज थ्योरी. बल्कि एक सेकंड. Behavioral approach to decision making were referred to by way of correcting market failure is a growing interest in how nudge theory might lead to more efficient allocation of resources. ये पूरा market failure से linked है ये paragraph. The basis of nudge theory lies in the provision of information. So behavioral economics relies on information. How much information is available? It is argued that by presenting choices in a better way, people make better decisions. This avoids the need for more formal government intervention, since when applied, individuals retain their freedom to choose, in some respect in the form of paternalism, whereby government or individuals interfere with the affairs of. आसान लफ्जों के अंदर, कि लोगों के पास जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो वो गलत डिसीजंस लेते हैं, बट आप उनको अगर सही से इंफॉर्मेशन दे दें तो वो ज्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. यहाँ insights for behavioral economics is dealing with the idea that अगर आप लोगों को अच्छी बेहतर इंफॉर्मेशन देंगे और अगर आप उसको इस तरीके से चीजों को फ्रेस करेंगे कि लोग उसके अंदर बेनिफिट्स देखेंगे, तो लोग उसकी तरफ आ सकते हैं. एंड लाइक one of you were saying कि क्या advertisement is major part of that? Advertisement is playing a major role in that. ठीक हो गया, इसका मैं एग्जाम्पल भेज दूंगा तुम लोगों को, तो डू टेक अ लुक एट दैट आल्सो. ठीक है. फिर जब हम इकोनॉमिक थ्योरी की बात करते हैं, इंडिफरेंस कर्व के ऊपर दो क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके उसके अंदर पास पेपर्स के अंदर. हमारे वेरिएंट में कोई नहीं आया, अगेन 2023 के अंदर आया था. हमारे वेरिएंट में प्राइस राइज के साथ आ चुका है और प्राइस चेंजेस के साथ आ चुका है, लेकिन नॉर्मल इंफीरियर के साथ आया हुआ है. प्राइस फॉल के साथ अभी तक नहीं आया है, विच इज द इजीएस्ट वन. तो प्लीज प्राइस राइज एंड प्राइस फॉल आप दोनों को सीखें, एंड मेक श्योर कि जब ये क्वेश्चन आता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे दिखा दूं तुमको, टेक अ लुक एट दिस वन. Indifference curve and budget line can be used to show why consumers will normally buy more of a good at a lower price than when the price of a good increases. More at lower price than increases, थोड़ा सा डिमांड कर्व के डायरेक्शन में जा रहा है. गिफिन को हम काउंटर में करेंगे, फॉल इन द प्राइस, राइज इन द प्राइस, दोनों को एक्सप्लेन करते हुए. हाउ आर वी सपोज टू आंसर? सबसे पहले तो लेवल 1 को पक्का करेंगे हम. लेवल 1 को किस तरीके से पक्का करेंगे? इंडिफरेंस कर्व को समझाएंगे, बजट लाइन को समझाएंगे, और साथ ही में द हमारा फेवरेट एक बेसिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेंगे. इंडिविजुअल डायग्राम्स बेशक ना बनाओ, ठीक है, लेकिन एक कंबाइंड के अंदर तुम दोनों का रेफरेंस दे सकते हो विद द इक्विलिब्रियम लेवल. इक्विलिब्रियम को जरूर एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है. और फिर उसके अंदर आपने प्राइस फॉल करके किस तरीके से वो डिमांड कर्व को सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट का डिस्कशन, अगेन सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट की डेफिनेशंस आर very very important, and the diagrams that we have, जिसके अंदर हम, अगर आपको याद हो तो हम बात करते हैं जब हम गुड ए और गुड बी की बात करते हैं और उसके साथ उसका रिस्पेक्टिव डायग्राम बनाते हैं. तो अगर मैं गुड ए का डायग्राम बनाता हूं, again I'm going very fast on this because I am hoping that you have perfected this idea already and you have done plenty of questions to go about it, जिसके अंदर हमारा एक वो डिस्कशन था कि किस तरीके से डिमांड कर्व बनता है. सो दिस इज ऑलवेज योर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है. पॉइंट ए शो ये कर रहा है इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के रेफरेंस के साथ. अक्सर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हमें इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, सॉरी
क्या हमें इंडिफरेंस कर्व का जो मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी होता है वो डिस्कस करना चाहिए, और जो बजट लाइन में प्राइस रेशियो है उसको डिस्कस करना चाहिए? इन माय आइसेस आई टोल्ड यू, ये एक एक लाइनर्स होते हैं, इसको एक एक लाइनर्स के अंदर जस्ट प्लेस इट। क्योंकि मसला ये हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर अगर अपने एनालिसिस में उसको डाल देना तो तुम्हारे लिए फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो एक दफा आपने प्राइस फॉल के साथ इसको पिवट शिफ्ट किया टू द राइट, और फिर शो किया कि किस तरीके से हमारी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए प्राइस फॉल के साथ, और एक दफा प्राइस राइज के साथ एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे जिसमें ये अंदर की तरफ आएगा और इंडिफरेंस कर्व कनेक्ट करेगा। अच्छा सा क्लियर डायग्राम्स के साथ हम ये शो करेंगे कि प्राइस राइज के साथ क्वांटिटी गिरेगी, एंड देयरफॉर दिस इज हाउ आवर डिमांड कर्व लुक्स लाइक। ये तुम्हारा पूरा डिस्कशन होना चाहिए कि ये आपको पता है कि ये ही चीज नॉर्मल में भी होती है और इंफीरियर में भी होती है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट के साथ आपको डिस्कशन करना चाहिए। और फिर इवैल्यूएशन के अंदर हम ज्यादातर इसका गिफन का डिस्कशन देख रहे हैं। हो सकता है कि इवैल्यूएशन के अंदर जो है ये इंफीरियर के डिस्कशन को भी ले जाए, जहां डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी का इम्पैक्ट आता है। So if some of you are still confused as to what am I talking about, कि मैं नॉर्मल का डाउनवर्ड स्लोपिंग की इन इलास्टिक और इलास्टिक नॉर्मल का और गिफन में अपवर्ड की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना एंड आई विल शेयर दोज लिंक्स विद यू। क्योंकि ये कौन से ईयर्स में हुआ है तो मैं तुमको ये जरूर बता सकता हूँ, एक मुझे ईयर का रेफरेंसेस तुमको देने दो। सो फ्रॉम द ईयर्स रेफरेंसेस, या सो जहां तक इंडिफरेंस की बात है, जो दूसरे आपको ईयर्स देखने की जरूरत है जो मैंने सजेस्ट किए हैं आपको, इंडिफरेंस के अंदर एक मैंने नवंबर 23 वेरिएंट 42, यू कैन मेक एन अटेम्प्ट ऑन दैट। नवंबर 23 वेरिएंट 42 मैंने तुम लोग को टॉपिकल भेजे हैं बाय द वे, तो यू कैन गो एंड ओपन दोज ईयर्स एंड टेक अ लुक। एंड जून 24 वेरिएंट 41 के अंदर उसमें गिफिन और इंडिफरेंस कर्व हुआ है। जून 25 41 आई हैवंट डन, लेकिन उसका सिमिलर हमने ऊपर किया हुआ है नवंबर 23 के अंदर, तो यू कैन गो एंड यू कैन टेक अ लुक एट दोस। ओके, सो ये तो हमारा पहला एक्सपेक्टेड टॉपिक हो गया, एंड एनीथिंग दैट कैन कम रिलेटेड टू दैट प्लीज इसको अच्छे से कर लो। एमयू थ्योरी से ज्यादा आई वुड बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, जिसमें प्लीज रिमेंबर, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर, ये वाले क्वेश्चन के अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट बताओ, बट यू नो कि सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट का डिस्कशन बनता है जब आप क्वांटिटी की कंजम्पशन की इंक्रीज और डिक्रीज की बात करते हो, एंड बाय हाउ मच विल इट इंक्रीज और नॉट इंक्रीज। You have to talk about it, whether it's written or not. They might be kind enough to do something like this. जैसे ये वाला question I would expect. You can make an attempt on this one. With the help of indifference curve analysis, evaluate the difference between income and substitution effect of a fall in the price of normal inferior. Inferior में given और regular भी आ जाता है, और demand curve की elasticities को भी आप discuss कर सकते हो। So this is something which I think ये बिल्कुल बनता है आना। ठीक हो गया, a question similar to that. लेबर के बारे में जहां तक बात की जाए, बिल्कुल लेबर का क्वेश्चन बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा। लेबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एफिशिएंसी, बुक के अंदर भी एफिशिएंसी के चैप्टर को दो हिस्सों में ब्रेक किया है। एक एफिशिएंसी है तुम्हारी जिसमें हम एलोकेटिव, प्रोडक्टिव एंड डायनामिक एफिशिएंसी की बात करते हैं, जो थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर से लिंक हो जाता है। एंड द सेकंड वन वी हैव इज मार्केट फेलियर, और वहां पे एफिशिएंसी जिसमें हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसमें हम मेरिट, डीमेरिट, एक्सटर्नैलिटीज और उन सब चीजों का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो
अब बात यह है कि अगर आप ये देख भी लें, वो मैं प्राइवेटाइजेशन का जो एक मैं बात कर रहा था यू गाइस व्हाइल बैक, कि क्वेश्चन जो टेरी कुक के अंदर आया है, डिस्कस टू व्हाट एक्सटेंट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ an industry is likely to improve efficiency in the allocation of resources. तो इससे काफी मिलता जुलता थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर आप स्ट्रक्चरिंग चेंज कर ले, तो मेन एलिमेंट वाज अबाउट प्राइवेटाइजेशन एंड वो किस तरीके से एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है, कैन बी बोथ एलोकेटिव, इट कैन बी बोथ प्रोडक्टिव, या कीवर्ड्स टू लुक एट। अगर इकोनॉमिक एफिशिएंसी का वर्ड यूज करते हैं ये लोग, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी के अंदर हम तीन इकोनॉमिक एफिशिएंसी का डिस्कशन करते हैं, जिसमें से दो जो है वो हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट रन के लिए। वन इज द एलोकेटिव, पी इक्वल्स टू एम सी। इसके जितने एसेज मैंने कराए हैं उस सब के अंदर मैंने बहुत क्लियरली स्ट्रक्चर आपको ब्रेक डाउन किया है बेस्ड ऑन द मार्किंग स्कीम, जहां हम बात करते हैं डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, पी इक्वल्स टू एम सी, यू नो, नो शॉर्टेज, नो सरप्लस, बेस्ट एलोकेटिव पॉइंट एंड ऑल ऑफ दैट। तो आपने वो एक जो आपका एक रेगुलर वो राइटिंग स्ट्रक्चर है वो आपने लिखना है, इसके अंदर एफिशिएंसी का टर्म अगर यूज हो जाए, और उसमें पहले आपने एलोकेटिव को समझाया, फिर आपने प्रोडक्टिव को समझाया, और फिर आप लॉन्ग रन के अंदर यूजुअली हमने ये देखा है कि इवेल्युएशन के अंदर आप डायनामिक एफिशिएंसी का डिस्कशन करते हैं, जो कि एक लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव से होता है। अदरवाइज आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन का जो डिस्कशन है, अगर हम अगर मैं तुमको बैम्फर्ड बताऊं, तो बैम्फर्ड में पेज 404 के अंदर नेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का पूरे दो तीन कॉलम्स के ऊपर उसका एक डिस्कशन हुआ है, along with डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स के साथ लेके। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या बात की है कि evaluate the extent to which the privatization of manufacturing industry is likely to lead to greater economic efficiency। तो इसके अंदर आप नेचुरल मोनोपोली की भी डिस्कशन कर सकते हैं, इसके अंदर सिंपली प्राइवेटाइजेशन की और उसकी जो प्रॉफिट इंसेंटिव होता है उसकी वजह से किस तरीके से फर्म की एफिशिएंसी का डिस्कशन हो सकता है। लेकिन अगर वो सिंपल मोनोपोली बन जाती है और सॉरी मोनोपोली बन जाती है ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज या मेरिट के अंदर, तो फिर we also talk about the problems of that. That's the evaluative part of that, and how when it becomes a monopoly, वो कम क्वांटिटी बनाती है, ज्यादा प्राइस चार्ज करती है और डेड वेट लॉस क्रिएट करती है। तो ये सारा डिस्कशन जो है, आई कैन सी इन माय हेड डायग्राम्स, आई होप यू कैन ऑल्सो। वो जो मोनोपोली का डायग्राम बनता है ना, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि ये डिमांड कर्व है, ये एमआर कर्व है, ये एमसी है, पी इक्वल्स टू एमसी में एलोकेटिव इधर होना चाहिए विद द कंज्यूमर सरप्लस एंड द प्रोड्यूसर सरप्लस, रिमेंबर दैट। लेकिन जब आप एक मोनोपोली बन जाते हैं, तो मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से जो है एक डेड वेट लॉस क्रिएट करता है, बिकॉज प्राइस इज ग्रेटर देन marginal cost, so hence you are allocatively inefficient. All that discussion and the diagram, that's what needs to go over here. Efficiency का क्वेश्चन हो और आप ये डायग्राम ना बनाएं, बड़े मसले की बात है। फिर क्योंकि इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो इसमें आपने ऑब्वियसली एवरेज कॉस्ट का भी डायग्राम बनाना है, LRAC का बना सकते हो, और किस तरह से प्राइवेटाइजेशन से जब लार्ज स्केल होती है तो किस तरह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो सकती है और प्रोडक्टिवली एफिशिएंट हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू अगर आप प्राइवेटाइजेशन नहीं करते हो और आप स्टेट ओन्ड हो रहते हो, नेशनलाइजेशन वाला डिस्कशन। तो डू टेक अ लुक एट दैट ऑल्सो। जहां तक मार्केट फेलियर की बात है, बार बार इसके ऊपर आते हैं, एंड आई थिंक यहाँ पर भी हमने जब देखा, तो इसके ऊपर जो है हमारी एक्सटर्नैलिटीज जून 24 में आया है, 25 में कुछ सच नहीं आया है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर आया है उसके ऊपर, लेकिन 26 के अंदर फिर 25 में नहीं आया है कोई मेन उसके ऊपर क्वेश्चन, तो 26 में बनता है आना। ठीक है, नाउ जहां तक इसकी बात है, द होल private cost and external cost and social cost and all,
This is not the topic I would ever recommend anyone to leave, no matter how many times it has come. Case study में हो या essay में हो. It's a bad idea to leave this topic alone. ठीक है? You should have a very, very good command of it. I think we've dealt with plenty of essays on this one. If anyone has specifically difficulties in it, again, do suggest and I'll let you know कि क्या करना है तुमको. लेकिन इसके अंदर वो जो हमारा I've made this plenty of times, लेकिन एक दफा फिर मुझे बनाने दो. जब इस चैप्टर के अंदर हम डील करते हैं तो हमने हमेशा जब भी एक्सटर्नैलिटीज की बात की है, हमने हमारे एक्सटर्नैलिटीज को ब्रेक डाउन किया है कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से. तुमने भी ऐसे के अंदर जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो तो यही असेस करना है कि ये कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटर्नैलिटीज का डिस्कशन जा रहा है या प्रोडक्शन. ठीक है? कंजम्पशन के अंदर जब जाता है तो हम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का डिस्कशन करते हैं और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का, लेकिन दोनों कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. Therefore, the whole discussion of the merit good and the demerit good. कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से कैसे अफेक्ट आता है. अब देखो, कुछ क्वेश्चन आया रिसेंटली एंड दे सेड कि जब लोग एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं तो एयरलाइंस की ट्रैवलिंग की वजह से, उस डिमांड की वजह से जो है इकोनॉमी के अंदर एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट होती. ठीक? तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हो रहा है, वेयर के लोग, उन्होंने आपसे बोला है कि जब लोग कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा पोल्यूशन होती है. राइट? तो इसको डील करने के लिए क्या करते हैं, जब भी आप कोई फ्लाइट बुक कराने जाते हैं या कुछ भी करते हैं, कार्बन एमिशन और उसका जरूर लिखा होता है, हर एयरलाइन के अंदर लिखा होता है, to give an individual that peace of mind कि what, जब मैं ये टिकट खरीद रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरी इस टिकट वर्सेस दिस टिकट के अंदर मेरी कितनी कार्बन इमिशंस कम हो रही हैं, तो मेरा कार्बन फुटप्रिंट कितना कम है. तो ये कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया. लेकिन जब कोई क्वेश्चन होता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि कोई गुड प्रोवाइड करने के अंदर जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वहां पे कुछ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज आ जाती हैं या पॉजिटिव आ जाती हैं. हेंस द की वर्ड्स आर कोई एयर या नॉइस रिलेटेड किसी किस्म का या विजुअल पोल्यूशन हो रही होती है तो उसका डिस्कशन होता है. इसमें भी हम प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को देखते हैं और इसके अंदर भी हमारा जो है प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है. मेजॉरिटी जो है वो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है क्योंकि ज्यादातर जो करेक्शन की भी जो उन्होंने एग्जाम्पल वो देते हैं ना, जो चैप्टर्स रिलेटेड है इसके हिसाब से, तो उसमें भी हम ज्यादातर यही देखते हैं कि किसी तरीके से गवर्नमेंट पोल्यूशन और इसको कैसे डील करती है, जिसमें आपका पोल्यूशन परमिट्स आ जाता है, रेगुलेशंस आ जाती हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं. ठीक है? तो वो ज्यादातर हमने देखा है कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को डील करने के लिए चीजें होती हैं. हमने हमारे एसेस के अंदर हर किस्म के इसके डील किए हुए हैं. Please again, go take a look at those essays. Just for reference purposes, if you want to go take a look at it, November 23, 41 के अंदर है, June 25, 44 है. ये तो वो हैं जो हमें नजर आ रहे हैं कि टेरी कुक की बुक के अंदर से आए हुए हैं. ये टीसी रिप्रेजेंट्स के जो टेरी कुक में आया हुआ है क्वेश्चन. लेकिन इससे हट के भी अगर मैं तुमको बताऊं, एफिशिएंसी के ऊपर जो है वो 2 क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, लेकिन मार्केट फेलियर के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस बन चुके हैं कि एक्सटर्नैलिटीज और कौन सी पॉलिसीज हो सकती हैं. मैंने 10 के 10 क्वेश्चंस तो नहीं कराए होंगे, लेकिन मैंने काफी सारे क्वेश्चन इसमें एटलीस्ट हर किस्म की externalities को डील करने के कराए हैं. I would recommend you please go take a look at those again.
इम्पोर्टेंट टॉपिक हमेशा है ये, ठीक है। आए या ना आए, you should go in the examination while after doing this particular topic, ठीक है जी। उसके बाद जब हम नेक्स्ट आते हैं, ओलिगोपली आई फील इज समथिंग विच हैज नॉट कम एज येट। टेरी कुक के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर, टेरी कुक ने दो क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं। एक है that with the aid of the diagram assess the long run equilibrium of a firm in perfect competition compared with that one of the monopolistic competition। बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, अभी तक नहीं आया है। यूजली आई लाइक टू गिव दिस वन टेस्ट वगैरह के अंदर, अगर साल में आपने टेस्ट किए हो तो यू माइट कम अक्रॉस समथिंग लाइक दिस। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के हिसाब से ये क्वेश्चन जरूर आ चुका है। ये सिर्फ जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन्होंने डाल दिया है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक के अंदर फैंटास्टिक क्वेश्चन। क्या करना था इसमें? परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स को डिफाइन करना था, शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और इकोनॉमिक लॉस का डिस्कशन करना था शॉर्ट रन में, और लॉन्ग रन में किस तरीके से हमेशा वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे कि न्यू एंट्रेंट्स विल कम एंड सप्लाई विल इंक्रीज एंड प्राइसेस विल फॉल एंड नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा एबनॉर्मल। सिमिलरली जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, आपने उसके फीचर्स करने हैं और उसके बाद शॉर्ट रन में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी है, और लॉन्ग रन में भी इसका दिखाना है कि ये कैसे नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएंगे। और इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है? परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री की सप्लाई चेन होती है, इसके अंदर इंडिविजुअल फर्म्स की डिमांड पे इम्पैक्ट आता है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है बाय द वे। परफेक्ट कंपटीशन मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरडन हो गया है, बट मोनोपोलिस्टिक को देने के लिए कंपैरिजन ये बिल्कुल बात सकता है। ओके, फिर उसके बाद assess the view that monopoly is always against the public interest. This is also one of those very repetitive question. uh, Surprisingly, I was just going over and I did not see any जिसके अंदर A2 के अंदर कोई मोनोपोली के ऊपर इस तरह का क्वेश्चन कोई उन्होंने बनाया हो। इसके अंदर मोनोपोली के, हाँ ये जरूर सवाल आ चुका है विच में बी काइंड लाइक सिमिलर, कि उन्होंने एक क्वेश्चन दिया कि बताएं जी जो मोनोपोली फर्म्स होती हैं वो ज्यादा प्राइस चार्ज करती हैं और कम, हमेशा क्या ज्यादा प्राइस चार्ज करती हैं और कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करती हैं? तो इट्स सॉर्ट ऑफ सिमिलर। It's like this. It reads like this. Monopoly restricts output to raise prices to exploit consumers. With the help of the diagram, assess the extent to which government should intervene in the monopoly market. तो इसमें एक एलिमेंट तो वही है कि मोनोपोली के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, मोनोपोली क्या करती है, और दूसरा एलिमेंट इज अबाउट द गवर्नमेंट। तो काफी हद तक आप, अगर ये वाला क्वेश्चन मैंने अगेन सॉल्व कराया हुआ है उस प्लेलिस्ट के अंदर, यू माइट हैव सीन इट, आप जरूर जाके देख लें उधर। इट्स वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन इन हैंड राइट नाउ जो टेरी कुक कर। ओके, मुझे जो कराना है वो ये है कि ओलिगोपली के रिलेटेड मैं आपको, जो ओलिगोपली के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है वो मैं बता देता हूँ। पहले तो एक क्वेश्चन है, ये फरवरी मार्च का है, 25 वेरिएंट 42, and it says oligopolies are able to avoid price competition while maintaining supernormal profits in the long run। ठीक है, oligopolies प्राइस कंपटीशन अवॉइड कर लेती हैं and they're able to maintain the supernormal profits in the long run। Avoid going into the question like a verdict, keep it basics। ओलिगोपली क्या होती है, उसके फीचर्स, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अच्छे से एक्सप्लेन करें, जहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिस्कशन करते हुए आप बात करें। फिर आप बात करें कि ओलिगोपलीज किस तरह से प्राइस कंपटीशन को अवॉइड करती हैं, इसमें आपकी कार्टेलिंग आ सकती है।
इसमें आपकी मेनली ओलिगोपोली को आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्राइस कंपटीशन के अंदर आप बात करते हैं कि इवन इफ दे ट्राई टू गो फॉर प्राइस कंपटीशन, किंग डिमांड कर्व कहता है कि वो प्राइस तो मनूवर कर ही नहीं सकते। वो किंग डिमांड कर्व वाला आइडिया कि प्राइस कंपटीशन आप कोशिश भी करें तो मार्केट फिक्स कर देगी। सेम गोज विद द प्राइस लीडरशिप मॉडल, उसके अंदर भी प्राइस कंपटीशन अवॉइड करती हैं। तो कार्टेलिंग एंड प्राइस लीडरशिप मॉडल आप साथ लिख सकते हैं, और फिर इसकी इवैल्यूएशन के अंदर जो है आप किंग डिमांड कर्व पर डिस्कशन कर सकते हैं, एंड इवेंचुअली हैविंग दैट डिस्कशन के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो मेंटेन कर लेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। लेकिन इवैल्यूएशन के अंदर योर आंसर नीड्स टू हैव द डिस्कशन कि प्राइस कंपटीशन वो अवॉइड भी करें तो भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जरूरी नहीं है कि होगा। समटाइम्स वो प्राइस कंपटीशन तो अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन देर आर ऑल अदर डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ कंपटीशन विच दे हैव टू गो इनटू, एंड वो फिर वो कौन सी आ जाते हैं। आई थिंक इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है मार्च 23 में, वो क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। It says some firms in oligopoly market choose to collude rather than engage in price competition. ठीक है? This will lead to higher prices and less efficient allocation of resources. तो जब वो कल्लूट करती हैं तो कल्लूट करके जो है इसमें आपका वो कार्टेल मॉडल बनता है, और वो कल्लूट करके किस तरह से ज्यादा प्राइस और कम क्वांटिटी बनाते हैं। लेकिन कल्लूजन में ऑब्वियसली कंपटीशन आ सकता है, फर्म्स कैन cheat and all of that, firms can go for different price competition. तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, आई वुड सजेस्ट रेकमेंड आप ओलिगोपोली के चैप्टर को एक दफा फिर थोड़ा सा क्लोजली देखें। आई फील दैट दे आर स्टिल ऑन द इम्पोर्टेंट साइड। ठीक है? इफ आई गिव यू रेफरेंस, एक रेफरेंस है आपके पास March 23 variant 42. Okay, that's one you can take a look at. And the other one you can take a look at is sorry, मार्च है, और ये वाला भी है मार्च 25 अगेन वेरिएंट 42। ये दोनों मार्च के हैं बाय द वे, तो ये हमारे वेरिएंट्स के नहीं है, ये दूसरे रीजन के लिए है, सो डोंट गेट कंफ्यूज बाय 42 वेरिएंट। तो इट्स अ गुड वन टू अटेम्प्ट। अच्छा, साथ ही में इफ यू वांट टू टेक अ लुक एट अनदर ऐसे एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का अगर आप देखना चाहें तो प्लीज एक ये वाला जरूर देख सकते हैं, नवंबर 2343। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को डील कर रहा है, मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फर्म को मोनोपोली के साथ कंपेयर कर रहा है। ठीक है? परफेक्ट कंपटीशन का मोनोपोलिस्टिक के साथ बन सकता है। आई टोल्ड यू कि ये वाला क्वेश्चन आ चुका है हिस्टोरिकली, परफेक्ट कंपटीशन इन मोनोपोलिस्टिक का। Right. So I feel this is one important one that you can take a look at. एक जो इनइक्वालिटी है जिसपे कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, इनइक्वालिटी माइक्रो के अंदर ये 3 क्वेश्चन है। एक टेरी कुक में रिकमेंडेड है, 2 पैम्फर्ड के अंदर है। दे आर लुकिंग एट इनइक्वालिटी का टॉपिक which says discuss to what extent a government can bring about a more equal distribution of income and wealth in the economy. गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस के ऊपर है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जब इनइक्वालिटी का हम डिस्कशन करते हैं तो आपने ऑब्वियसली पहले तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ की डिस्कशन करनी है विद इक्वालिटी एंड इक्विटी, maybe even have a discussion about the absolute and relative poverty, and then go towards the policies, जिसमें obviously हमारी policies के अंदर you have the progressive and the regressive प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का आइडिया, मीन टेस्टेड बेनिफिट्स का आइडिया, यूनिवर्सल बेनिफिट्स का आइडिया, नेगेटिव इनकम टैक्स का आइडिया,
बट प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स को आप याद रखें। बाकी तो ये ट्रांसफर पेमेंट्स ही हो जाती हैं। काफी एएस जैसा है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि ये आया नहीं है, बिकॉज ये एएस से थोड़ा सा ज्यादा लिंक हो जाता है। बट अगेन, पार्ट ऑफ A2, AS का कोर्स इज अगेन पार्ट ऑफ योर कोर्स। तो देयरफॉर जो जिनी इंडेक्स और ये आता है ना, ये जिनी इंडेक्स इनइक्वालिटी के अंदर, लॉरेंस कर्व, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ योर कोर्स स्टिल। तो अगर क्वेश्चन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का आ जाता है और इनइक्वालिटी का आ जाता है, तो दो सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस डू बिकम पार्ट ऑफ द ओवरऑल डिस्कशन एज वेल। ज्यादातर इसमें होता ही है कि क्योंकि ये मैक्रो के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का आइडिया आता है ना, तो ये हो सकता है कि ज्यादातर जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ ये थोड़ा सा डिस्कशन जाके मिल जाए, इनइक्वालिटी एंड फिक्सिंग दैट, क्योंकि वहां पे हमने ये जिनी कोफिशिएंट और इसको पढ़ा है, एंड द होल लॉरेंस कर्व और उसको पढ़ा है, राइट। सो ये थोड़ा सा माइक्रो मैक्रो का ब्लेंड बन सकता है इसके अंदर। फिर with the view that economic growth is the most effective way of combining poverty and lower income, again ये माइक्रो का मैक्रो के साथ मिक्स हुआ हुआ है। जहां तक पॉवर्टी की बात है, you have to discuss the absolute and the relative poverty and you have to define them। पैम्फलेट में जाके देखो, कोई 4-6 पैराग्राफ्स हैं इसके ऊपर, लो इनकम इन कंट्रीज के हिसाब से एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर क्या सिचुएशन हो सकती है। इट्स ऑल टॉकिंग ओवर देयर इन दो 6 पैराग्राफ। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अब ये मैक्रो साइड आ जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट होती है, हायर इनकम्स होती हैं, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो उससे वो कनेक्शन बना सकते हो इकोनॉमिक ग्रोथ का, एंड हाउ पॉवर्टी का प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। बट एट द सेम टाइम, ये रीजन इसलिए ये क्वेश्चन दिया है, रिमेंबर इकोनॉमिक ग्रोथ कैन एक्चुअली लीड टू इवन ग्रेटर इनइक्वालिटी। वो हैव्स और हैव नॉट का डिस्कशन इसमें आपका लॉरेंस तो नहीं, लेकिन इसके अंदर आपका कुजनेट कर्व का डिस्कशन आ सकता है। वो अगेन तुम मैक्रो के अंदर करते हो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसका डिस्कशन होता है। मैं अभी पेज रेफरेंस तुमको दे देता हूँ पैम्फलेट के हिसाब से। अगेन आई ऑलवेज टोल्ड यू कि वो लास्ट के चैप्टर्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इंपॉर्टेंट है। तो मैक्रो साइड के लिए तो आपने उसको पक्का करना ही करना है। तो कुजनेट कर्व का जो डिस्कशन है वो है आपका लॉरेंस कर्व का डिस्कशन है पेज नंबर 565 के ऊपर, और कुजनेट कर्व का जो है वो 552 के ऊपर है। दोनों इनइक्वालिटी को डील करते हैं और ग्रोथ के साथ किस तरीके से इनइक्वालिटी का इफेक्ट आ सकता है। तो वी कैन सी अ लिटिल पैटर्न हियर कि इनइक्वालिटी माइक्रो मैक्रो के साथ ब्लेंड होके ही आ रहा है। ठीक है। वन लास्ट थिंग जो मैंने कहा, लेबर मार्केट मेरी नजर के अंदर इट्स नॉट वन ऑफ दोज, लेकिन वो जो मैं कह रहा था कि करना करके जाना है, तो एक ट्रेड यूनियन और मिनिमम वेज, ये दो टैरिफ बुक्स के अंदर हैं। इसमें से ये मार्च 2442 वेरिएंट के अंदर डील हुआ हुआ है। ट्रेड यूनियन किस तरीके से वेजेस एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डील करती है। आई हैव डन दिस इन द लेबर का चैप्टर, प्लीज टेक अ लुक एट दैट वन, लेबर के एसेस के अंदर। मिनिमम वेज भी काफी हद तक उसी की तरह है। सिर्फ फर्क क्या आ जाता है कि लेवल 1 के अंदर यू मस्ट एक्सप्लेन ट्रेड यूनियन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड द होल मॉडल। मिनिमम वेज क्यों लगती है, उससे क्या फायदा होता है, उसका क्या पर्पस होता है, होती क्या है, उसका डायग्राम कैसे बनता है, और उसकी वजह से कैसे वेज बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, एंड ऑल ऑफ दैट डिस्कशन। ठीक है। द क्वेश्चन दैट हैज कम लेबर मार्केट के ऊपर, अगर मैं एक नजर आपकी आई टेल यू कि टेक अ लुक एट इट, लेबर मार्केट के अंदर अभी तक कई क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक तो ये जो अभी मैंने बताया, आप ये मार्च का 24 जरूर देखें। ठीक है।
उसके बाद एक क्वेश्चन जो पार्शली इसके जैसा है, नेशनल मिनिमम वेज एंड मोनोप्सनी के ऊपर जो आया हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो एक नजर आप जरूर देख सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर मैंने थोड़ा क्लैरिटी के साथ, ये भी मार्च के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, 42। सही, तो ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, यू कैन टेक अ लुक एट दैट वन। ओके, जहां तक बात है कुछ ये, यही दो मेरे ख्याल के अंदर आपको देख लेने चाहिए। इसके अंदर आई थिंक ये वाला तो मैं सॉल्व करा चुका हूँ। नेशनल मिनिमम वेज एक नज़र तुम लोगों को देखना पड़ेगा। आई डू फाइंड, I'll send you the sample ones also. I'll upload the sample one also. तो somewhere along this line मेरी नज़र के अंदर माइक्रो के अंदर जो है, दिस इज इन अ नटशेल बट आई फील कि योर पेपर should revolve around, बट पूरा साल हमने पढ़ा है, so that should not take away the burden of from your end.